नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इलेक्शन इट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हिट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हिट में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव लोकसभा की। IND इलेक्शन हीट के तहत हम पहुंच चुके हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट की ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये राजनांदगांव का ही एक क्षेत्र है। कवर्धा के नाम से इस जगह को जाना जाता है और कवर्धा जिले में हम इस वक्त मौजूद हैं। कुल 8 विधानसभा की एक लोकसभा सीट है राजनांदगांव, जहां से दोनों ही कैंडिडेट VIPs हैं। एक तरफ भूपेश बघेल तो वहीं दूसरी तरफ संतोष पांडे है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राजनांदगांव लोकसभा सीट से जनता किस उम्मीदवार को इस बार चुनती है। आगे बढ़ेंगे, दोनों ही कैंडिडेट से बात करेंगे। इसके अलावा जनता से भी जानेंगे कि आखिरकार क्या हाल है राजनांदगांव और कवर्धा का। शिवनाथ नदी तट पर स्थित राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र वन और खनिज संसाधनों के अलावा कृषि आधारित है। यहाँ पहले बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के रूप में राज्य का इकलौता सूती वस्त्र उद्योग था। राजनांदगांव संस्कार धानी के रूप में भी जानी जाती है। राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इसकी वजह है 3 मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट से मोतीलाल वोरा, डॉक्टर रमन सिंह और अब पूर्व CM भूपेश बघेल मैदान में हैं। 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई राजनांदगांव लोकसभा सीट। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। 1957 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीते। 1999 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जीत दर्ज करती रही। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संतोष पांडे चुनाव जीते। बीजेपी ने एक बार फिर संतोष पांडे को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के संतोष पांडे और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच है। राजनांदगांव की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे राजनांदगांव की जागरूक जनता से। IND इलेक्शन हीट के तहत राजनांदगांव लोकसभा सीट की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास हम खड़े हैं। कवर्धा में हम इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां एक तरफ भूपेश बघेल हैं तो वहीं दूसरी तरफ संतोष पांडे हैं। और ये कवर्धा का मेन मार्केट है, सब्जी मार्केट है, फ्रूट मार्केट है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जो है खरीदारी चालू है। यहाँ के लोगों से मैं एक एक करके तमाम सवाल करूंगी, बातचीत करूंगी। कब से आप दुकान लगा रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए दुकान लगती है। 20 साल हो गए आपको दुकान लगाते। सर, यहाँ लोकसभा चुनाव है, संतोष पांडे जी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ भूपेश बघेल है। कैसे देखते हैं दोनों चेहरों को? जिसमें हमको अच्छा लगे उसमें डालेंगे वोट हम। विकास को लेके क्या कहना है? आप 20 साल से दुकान लगा रहे हैं, आपने लंबे समय से कवर्धा को देखा होगा। विकास हुआ है, नहीं हुआ? विकास का वादम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। विकास होना चाहिए। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आपको लगते हैं कि इस पे काम होना चाहिए? उसके बारे में मालूम नहीं, होना चाहिए काम अब। और भी लोगों से बात करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगी। सर, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, कवर्धा से हैं? आपकी दुकान लगी हुई है क्या यहाँ पे? हाँ, कब से दुकान लगा रहे हैं? हम लोग को 20 साल हो गए यहाँ पे लगाए बाजार में। सर, 20 साल से आप दुकान लगा रहे हैं, एक लंबा वक्त आपने कवर्धा में बिताया है। आज अगर लोकसभा की बात करें तो एक तरफ भूपेश बघेल है, एक तरफ संतोष पांडे है। क्या लगता है, विकास हुआ है या होना बाकी? होना बाकी क्या है, अब होएंगे अब बाद में तो अभी पता चलेगा, अभी क्या पता चलेंगे। आप जनता है, कुछ उम्मीदें होती हैं आपकी भी कि इस तरह के कार्य होने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या क्या मुख्य मुद्दे विशेष हैं?
मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे में क्या उठाएंगे, हम लोग काम करने वाला है, रोज कमाते रोज खाते हैं, उसमें क्या मुद्दे उठाएंगे जी। हम लोग की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था क्या भरपूर है? सारी चीज भरपूर तो नहीं है यहाँ पे, भरपूर तो नहीं है, पार्किंग का, रोड का जैसा भी है भरपूर तो नहीं है, जैसा भी चल रहा है अपना रोजी पानी ऐसा है। हाँ, क्या चाहते हैं जो भी जीत कर आए वो किस तरह का विकास? विकास अच्छा करे करके है जी सब। हाँ, विकास अच्छा करे अपना देश का, सबका, यही है। अब एक नजर डालते हैं राजनांदगांव के चुनावी गुणा गणित पर। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कुल वोटर 18,88,647, पुरुष मतदाता 9,43,122, महिला मतदाता 9,45,495। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंगरगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, कवर्धा, पंडरिया शामिल। 8 विधानसभा में 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। राजनांदगांव की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे और कुछ लोगों ने यहाँ पर दुकानें डाली हुई है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, कब से दुकान डाले हैं आप यहाँ? हम लोग यहाँ 10 साल हो गया। अच्छा जी। 10 साल यानी कि कवर्धा लंबे समय से आप देख रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, संतोष पांडे दूसरी ओर भूपेश बघेल जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है कवर्धा में विकास हो चुका है, होना बाकी है? होना बाकी है। क्या क्या किस तरह का विकास बाकी है? आपको क्या लगता है, क्या मूलभूत असुविधाएं हैं जो हमें आपको चाहिए? यहाँ सुविधा में कहा जा सकता है तो फिर बाजार में जैसे कि अपना पूरा एकता बढ़िया से होना चाहिए सर, हर चीज चौड़ीकरण बढ़िया से होना चाहिए, है ना, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, मार्केट भी जैसा भी है, हम लोग को फल व्यवसाय भी थोड़ा चलना चाहिए, हर चीज का सुविधा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नया सांसद किस तरह का होना चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए? विकास तो देश का भी अपना कवर्धा का जो विकास कर सके वैसा अपने को सांसद चाहिए, है ना। और देखते हैं, अभी तो अपना आया है विधायक जी, उसके बाद क्या होता है। तो कवर्धा का विकास कर सके ऐसा सांसद कवर्धा को चाहिए, ऐसा सांसद कवर्धा की जनता को चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ के लोग कह रहे हैं, कुल मिलाकर केवल और केवल विकास के मुद्दों पर विशेष बातें जो है लोग करते नजर आ रहे हैं। आने वाला जो भी सांसद प्रत्याशी विकास करेगा, कवर्धा की जनता उसी का साथ देगी। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। राजनांदगांव का आधा हिस्सा नक्सल प्रभावित। राजनांदगांव लोकसभा में विकास की रफ्तार धीमी, सड़क, बिजली, पानी की समस्या इस सीट पर, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में हावी। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहें मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। हम चर्चा करेंगे यहाँ के बीजेपी के जो कैंडिडेट है संतोष पांडे, उनसे। इसके अलावा मैं ये पहले से बता दूं कि ये यहाँ से पहले से सांसद रह चुके हैं और अब इन्हें कवर्धा से टिकट दी गई है। इसके अलावा इनके ऑपोजिट में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे वो है, तो काफी वीआईपी सीट इसे माना जाता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी सर कि पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा विश्वास आप पर दिखाया है, कैसे इस विश्वास पर खरा उतरेंगे या किस तरह से प्रयास कर रहे हैं खरा उतरने के? ये कवर्धा और राजनांदगांव की जनता है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उत्साहवर्धन किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दोबारा राजनांदगांव लोकसभा से उन्होंने फिर से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं तो ये कहूंगा कि आज पूरे क्षेत्र में मोदी जी की लहर है और जिस प्रकार केवल राजनांदगांव में नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में, और इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। सर, लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, जाकर हर गांव, हर कस्बे, हर कोने में आप घूम रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ ऐसे मुख्य टेंटेटिव पॉइंट्स आए हैं जिनको लेकर आपको आगे काम करना है या जनता ने कुछ मुद्दे दिए हैं आपको? इस तरह के कोई मुद्दे गिनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल है, ये ध्यान में है। एक तो ये कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी जो कुछ दिन पहले ही माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी घोषणा कर दी, तो वो तो लगभग अब पूरा होने वाला है और ये आचार संहिता के कारण रुका है, फिर उसमें तेजी आएगी। दूसरा एक जो काम है वो यहाँ
कवर्धा से लेकर के जो राजनांदगांव का नेशनल हाईवे जो होना है, जो हो नहीं पाया है, वो करने की इच्छा है। और बाकी काम तो जो कल्पना थी उससे ज्यादा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गडकरी जी ने, माननीय पीयूष जी ने, मांडविया जी ने अपने अपने विभागों का बहुत काम दिया है। यहाँ मैं ये कहूँ कि केंद्रीय विद्यालय अपना सेंट्रल का वो खुल गया, 956 करोड़ का तो सोलर पार्क अपने राजनांदगांव में, अमृत स्टेशन के रूप में डोंगरगढ़ धर्मनगरी में और राजनांदगांव में एयरपोर्ट की तर्ज पर शानदार रेलवे स्टेशन बनने वाला है। और ये कहें कि जो जो अपन डिमांड किए वो एक्सप्रेस, वहाँ 4 एक्सप्रेस को हमने रुकवाया है, तीसरी लाइन हो चुकी है। और सबसे प्रमुख जो है, मैं कहूँगा कि जो हैदराबाद एक्सप्रेस वे है, जो भारतमाला, वो मेरे क्षेत्र से गुजर रही है, वो लाइफ लाइन होगा एजुकेशन और हेल्थ के लिए। सर, आपके सामने भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल पिछले 5 सालों में सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ से। काफी बड़े लीडर के तौर पर, बड़े चेहरे के नाम पर उन्हें जाना जाता है। आप कितनी चुनौती समझते हैं? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लीडर रहे, कांग्रेस के लीडर, छत्तीसगढ़ के भी लीडर कहे, जनता ने उन्हें जिताया था, किंतु छत्तीसगढ़ को भारत में बदनाम कर दिया उन्होंने, सट्टा के नाम से, शराब के नाम से और एक सौम्या के नाम से। जिस तरीके से उन्होंने शराब में और घोटाले किए, सट्टा में यहाँ के नौजवानों और किसानों के जेब उन्होंने जो काटे, आज छत्तीसगढ़ की जनता तो उन्होंने निपटा ही दिया। अब वो निपटने राजनांदगांव आए हैं, 26 तारीख को हम लोग निपटाने वाले हैं और वो निपटेंगे। सर, कांग्रेस आरोप ये भी लगा रही है कि लालच देकर कांग्रेस के सारे नेताओं को आप अपनी पार्टी में भी शामिल कर। ऐसा है कि अभी और बहुत लोग आने के लिए तैयार है और किसी यानी कोई शर्त नहीं, निशर्त कोई कंडीशन नहीं, अनेक बड़े बड़े लोग भी। तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से भारत के नक्शे में आप प्रदेशों को देखें तो कांग्रेस गायब होते जा रही है। ये कर्नाटक वगैरह इक्के दुक्के जो दिखते हैं, वास्तव में स्थिति बहुत खराब है। और न तो इनका कोई आइडियोलॉजी है, न कोई सिद्धांत है, न कोई रीति नीति है। आज के तारीख में इनके गठबंधन के लोग इन पर विश्वास नहीं करते, तो सब भागम भाग तो है ही है। आप लोगों ने महतारी वंदन योजना लाई, कांग्रेस नारी न्याय योजना ला रही है, क्या डिफरेंसेस है दोनों योजनाओं? यदि इतना ही करना है तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उन्होंने किया क्या? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यहाँ आई थी प्रियंका, उन्होंने यूपी में, और वो स्कूटी देने की बात कही थी, स्कूटी वहाँ दिए क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, ये 500 रुपया महीना महिलाओं को देने के लिए जन घोषणा पत्र में वादा किया था। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं झूठे को लबरा, ये लबार है, ये फर्जी है, ये दगा देने वाले हैं, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। ये 1 लाख क्या, अरे 1 महीने भी 500 रुपया आपने नहीं दिया, क्या बात करते हैं? सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकसभा चुनाव सर पे है और बीजेपी पार्टी के तमाम नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, कहीं न कहीं प्रचार प्रसार करने में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कई बड़े चेहरे आने वाले थे लेकिन नदारद नजर आ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ से कोई खींच हो गई है या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में दाल नहीं गलने वाली? ऐसा है, कांग्रेस के कई चेहरे तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, जिसमें ये स्वयं है, यहाँ के गृह मंत्री हैं, और यहाँ के जो निर्यात किए गए हैं बिलासपुर के लिए यादव, वो भी है। ये लड़ना ही नहीं चाहते थे छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव। इनका तो कई लोकसभा निरंक हो जाता। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र और बिहार में भी यही स्थिति है। कुल मिला करके आज देश ने ये तय कर लिया है, आज पूरी दुनिया में जो मोदी का डंका बज रहा है और 2047 के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में जब देश आगे बढ़ चुका है, कांग्रेस बहुत पीछे छूट चुकी है। और कांग्रेस के जितने पुराने नेता हैं वो पहले ही इनको छोड़ चुके हैं। जो बचे खुचे हैं ये कुछ दिन में और भी इनका छोड़ने वाले हैं। आज 303 से हम 400 पार करने की बात कहते हैं, ये तो 43-44 है, ये 30 तक जाने वाले हैं, नीचे जाने वाले हैं। अंतिम सवाल लूंगी सर, कांग्रेस को अभी भी विश्वास है कि 5 साल उन्होंने जो काम किए हैं उसके एवज में लोकसभा चुनाव में वो 11 की 11 सीटें लाएंगे? बड़ी हास्यास्पद है ये।
जब इतने ही काम किए थे तो ये दुर्गति, ये जो स्थिति है कि यानी कोई लड़ने को तैयार नहीं था छत्तीसगढ़ में चुनाव, राम राम में लड़ रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार की, ये तो इतने झूठे हैं। यही लोग हैं जो गंगा जल लेकर के कसम खाने वाले लोग हैं, जो डीएमएफ में भ्रष्टाचार किए, जो राम के नाम पर सब प्रकार से यहाँ इनके विषय में कुछ कहना ही नहीं है। ये जिस प्रकार से सनातन को गाली देने का काम किए हैं, HIV, डेंगू, मलेरिया और क्या क्या इन्होंने नहीं कहा इसके पार्टी और यहाँ के भी लोगों ने। ये जनता इस समय सबक सिखाने वाली है। 26 तारीख को कमल छाप में वोट दे करके, और इनको मैं आपको एक बात कहूं, ये लड़ने से पहले इनको कल्पना नहीं थी कि मेरे को राजनांदगांव लड़ना पड़ जाएगा। राजनांदगांव का एडीबी का संभागीय कार्यालय, सेतु निगम का कार्यालय, ये दुर्ग ले गए और यहाँ का जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है इंदिरा कला यूनिवर्सिटी संगीत विद्यालय विश्वविद्यालय, उसको वो रायपुर ले जाना चाहते थे। धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, और जब बंद हुआ खैरागढ़ तब उसको हम रोक पाए। ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? तो बिल्कुल अब की बार 400 पार का जो नारा है वो बीजेपी जरूर अमल करेगी। और इसी के साथ संतोष पांडे से हमारी जो चर्चा है वो यहीं पर समाप्त होती है। तो IND इलेक्शन हीट में राजनांदगांव के जो कांग्रेस से कैंडिडेट हैं वो किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 पर। और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि पार्टी ने एक बार फिर एक बड़ा विश्वास आप पर जताया है। इस विश्वास पर किस तरीके से खरे उतरने की कोशिश या प्रयास कर रहे हैं आप? जी, निश्चित रूप से हाईकमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। और खास जब चुनाव है, जब जहां संविधान बचाने की बात होती है, लोकतंत्र की जब खतरे में हो, ऐसे समय में हम सबको जुट के आगे आना चाहिए। तो इस मामले में हाईकमान ने मुझे आदेशित किया कि लोकसभा लड़ना है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, जिस दिन से आपको टिकट मिली है आप रुक नहीं रहे हैं, लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक के बाद एक आप प्रचार प्रसार करते चले जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। सर, ऐसे क्या क्या मुख्य मुद्दे, क्या क्या पॉइंट आपको लग रहे हैं जिस पर और भी आगे कार्य करने की अभी आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक के इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो ये है कि जो हमारे 5 साल की सरकार रही है और जो हम लोगों ने काम किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं और नौजवानों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसको लोग भूले नहीं हैं। और कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमसे चूक हुई है। और वो जो हम लोगों को लाभ मिलता था, जैसे जैसे समय इस सरकार के बीतते जा रहा है तो लोग और ज़्यादा गहराई से महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार को, पिछली सरकार को जाना नहीं था। तो एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया। इस सरकार में वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, सब लोग ये महसूस करते हैं कि उसकी भरपाई इस इलेक्शन में हमको करना है। सर, इसके पहले 2 बार आपको टिकट मिली है पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर से आप पर विश्वास हुआ है। तो इस बार क्या नई स्ट्रैटेजी है सर जीत की, क्या नई योजना है और क्या कुछ टेंटेटिव पॉइंट को आप फोकस कर रहे हैं जिस पर आप बिल्कुल गहन चिंतन मंथन के साथ काम कर रहे हैं? उस समय की परिस्थिति अलग थी और इस समय की परिस्थिति अलग है और उस काफ़ी समय बीत चुका है। और मैं समझता हूँ कि चिंतन मनन का समय कहाँ रहा, अब तो सीधा युद्ध में उतर गए हैं, ग्राउंड में उतरे हैं, तो वहीं लोगों से मिलते रहना। और एक दिन में दर्जनों कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और तब भी लोग मतलब 4-4, 5-5 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। कल की बात है कि करीब 40 कार्यक्रम थे, लेकिन 45-46 जगह निकल गया और बारिश भी हो गई, बिजली भी गुल हो गई थी और पानी भी भर गया था। तब भी लोग उसी स्थिति में लोग इंतजार करते बैठे रहे और जबरदस्त उत्साह सभी जगह है।
संतोष पांडे जी जो हैं वो एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर अपनी छवि बनाकर रखे हुए हैं। लोग उनको हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे जान रहे हैं। तो आप कितनी चुनौती समझते हैं और क्या लगता है कि अब क्योंकि उनके साथ आपकी सीधी फाइट है, कितना चुनौती मानते हैं सर इसे? नहीं, चाहे वो किसी भी बात को प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन यदि जनता के बीच में नहीं है तो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जनता तो उसे ढूंढ रही है। मैं तो लगातार सभी गाँव घूम रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं ये तो हमारे गांव कभी आए नहीं 5 साल। तो जो खुद उपस्थित नहीं है तो उसके छवि बन कहाँ पाएगी? वो तो लापता सांसद की उसकी छवि है। सर, आप मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 5 सालों में। ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो बिल्कुल अनचाहे थे, सोचा नहीं होगा किसी ने, वैसे आपने कार्य किए हैं। चाहे किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें। अब नई सरकार आ गई है, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। कहते हैं कि आदिवासी चेहरा एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी। आपके हिसाब से, आपके नजरिए से आपको कैसा महसूस होता है और क्या लगता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस दिन मतलब सरकार बदली और हंसदे और इनका सफाया हुआ, उसी दिन से मतलब आदिवासियों में संदेश चला गया कि अरे ये तो केवल हमारे समाज के लोग को बना दिया और हमारा ही नुकसान करने के लिए बनाया गया है। और अभी जिस प्रकार से जो अनुसूचित क्षेत्र है, बस्तर है, चाहे वो सरगुजा हो, इधर रायगढ़ का इलाका या इधर मोहला मानपुर नाम गाँव के, ये अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ हम लोग चना भी बांट रहे थे, 2 पैकेट नमक भी दे रहे थे, 35 किलो चावल भी दे रहे। अब सब में कट रहे थे। चना नमक तो बंद ही हो जाएगा। नया राशन कार्ड मिल गया है, लोगों को पता चल गया है, और 35 किलो की जगह 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो चावल मिलेगा। तो ये लगातार कटौती कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था सबको बंद कर दिया। भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद हो गया, गोधन न्याय योजना बंद हो गया, राजीव किसान न्याय योजना बंद हो गया, राजीव युवा मितान क्लब बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, रिपा ये लोग बंद कर दिए। तो वहाँ जो लाखों लोग काम कर रहे थे, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे थे। इसकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, लाखों में है। अब वो उससे जो पैसा मिलता था वो सब बंद हो गया। तो लोग तो अब उसका असर तो इस चुनाव में दिखेगा। सर, कांग्रेस के कई नेता हैं और कई वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी में प्रवेश तो ले रहे हैं। इसके लिए आप लोगों ने एक समन्वय समिति का गठन किया है। कहते हैं कि वो समन्वय समिति जो है सबसे संपर्क करेगी, संवाद करेगी। सर, इसमें किस तरीके से काम चल रहा है और कैसे इस समन्वय समिति से एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है? इस मामले में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। संगठन के द्वारा हुआ है और धनेन्द्र भैया को इसका हेड बनाया गया है और हमारे सुलझे हुए नेता, अनुभवी नेता हैं। मैं समझता हूँ उसका लाभ मिलेगा। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो वही बता पाएंगे। मैं तभी कॉन्फ्रेंस में ही लगा हुआ हूँ। सर, बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहा है इस बार कांग्रेस। चरणदास महंत ने जो बयान दिया वो नेशनल स्तर पर ट्रोल किया गया है। आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जो कहावत है उसको अब जो लोग नहीं समझते तो उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। जो उसको समझते हैं उसके वो उसको हाना के रूप में लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी हाना है ये। तो उसको अब खासकर अब मीडिया चैनल में तो कोई छत्तीसगढ़ी आदमी तो है ही नहीं, बहुत कम गिने चुने हैं। मीडिया हाउस में भी तो उस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। उसके बाद भी चलाए जा रहे हैं। तो आजकल तो गोदी मीडिया की बात तो जानते ही क्या हो रहा है। सर, इसके अलावा एक सवाल ये है कि जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हुआ है, एक बार फिर से विधानसभा की तर्ज पर पूरे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ पर पूरा फोकस बनाकर रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो छत्तीसगढ़ नहीं आ पा रहे हैं। तो सर, इसे आप कैसे क्लियर करेंगे? भाई, राहुल जी आ चुके, प्रियंका जी आ चुकी, खड़गे जी आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता तो यही हैं और हम लोग तो लगातार जा ही रहे हैं। मैं मतलब बस्तर के नामांकन रैली में था, कांकेर में बैठक में था, उस दिन प्रियंका जी के साथ कार्यक्रम में था, कोरबा भी नामांकन रैली में गया था। तो लगातार दुर्ग के नामांकन रैली में रहा, यहाँ बैठ के भी की, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया। तो हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं। मान जी भी लगातार घूम ही रहे हैं। तो सब लोग चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें चाहे प्रदेश स्तर की बात, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आ रहे हैं और रात रुक रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ रात रुक रहे हैं,
गृह मंत्री यहाँ रात रुके हैं। मतलब ये संकेत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है। सर मतलब भूपेश के भरोसे ने मजबूर कर दिया है क्या यहाँ पर बैठने के लिए सभी को? भूपेश के नहीं, यहाँ मुख्य रूप से बात यही है कि सरकार के जो काम काज है उससे 4 महीने में ही बहुत निराशा हुई है। जो पिछले सरकार में जिस प्रकार से निर्णय होते थे, काम होते थे, लोगों को सुविधाएं मिलती थी, वो सब चीज गायब है। कौन सरकार चला रहा है यही पता नहीं है। सर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, 29 नक्सली मारे गए हैं और बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी श्रेय ले रही है कि उनकी सरकार जब से आई है तब से नक्सली जो है उनके लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो जवानों के जो शौर्य है, उसकी बहादुरी है, निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है, क्योंकि कैजुअलिटी कम हुई है और नक्सली ज्यादा मारे गए। तो ये तो बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सरकार के अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। यदि इसको उपलब्धि की सरकार इसको अपना श्रेय लेते हैं तो फिर तो झीरम घाटी की घटना को भी तो ओन करना चाहिए। और जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई है और उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, नागरिकों की मृत्यु हुई है, उसको भी ओन करना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर कि 11 की 11 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। ये 11 की 11 सीट कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है जीतने के लिए, और आपको क्या लगता है 11 की 11 सीट कांग्रेस जीत लेगी? ऐसा कुछ तो दिखता नहीं इनका। 400 का भी जो इनका दावा है वो खोखला है, और यहाँ 11 की 11 सीट जीतने का जो इनका जो दावा है वो तो और भी दीवा सपने जैसे है। ये बात नहीं है कि पिछले कुछ चुनाव में हम 1-2 सीट ही जीतते रहे, लेकिन अभी बदली हुई परिस्थिति में एक तो मोदी जी का जो प्रभाव है, जो आकर्षण है, उसमें भारी कमी आई है, और दूसरा जो वर्तमान में जो प्रादेशिक जो सरकार है उसके काम काज को लेकर लोगों में भारी असंतोष है। तो दोनों कारणों से भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ जाएगी इस चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ भूपेश बघेल। जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल सरल शब्दों में सारे सवालों के जवाब दिए हैं और बिल्कुल ये दावा किया है कि जिस तरीके का काम पिछली सरकार में इनका रहा था, जनता जरूर इस काम पर विश्वास करेगी। पूरे राजनांदगांव लोकसभा सीट में हमने जहां दोनों ही कैंडिडेट से बात की, इसके अलावा जनता की बात भी सुनी। जनता का कहना है कि जो भी सांसद प्रत्याशी जीत कर आता है वो केवल और केवल पूरे राजनांदगांव लोकसभा का विकास करे, और ऐसा ही सांसद यहाँ की जनता को चाहिए। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस सीट से जीत कौन दर्ज करता है और जनता की उम्मीदों में खरा कौन उतर पाता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ निधि प्रसाद, IND 24, कवर्धा। तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा, लेकिन यहाँ मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहाँ बीजेपी के किले को भेद पाती है, देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।